अच्छा जी, हमारा दूसरा टॉपिक जो आज का है वो है रिलेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद अदर साइंसेस। ठीक है जी। नेचुरली हम सोशल साइंसेस ही पढ़ेंगे, साइंसेस से यहाँ पे हमारा सोशल साइंस ही है। और मैंने ना ये जो टॉपिक है बेटा वो मजहब साहब की किताब से लिया है, इस वजह से क्योंकि जो सर्वर साहब की किताब है उसके अंदर सब्जेक्ट्स जो हैं वो कंपैरेटिवली कम लिखे हैं। ये टोटल 8 सब्जेक्ट हैं और थोड़ा कंटेंट भी ज़्यादा है, तो कीपिंग इन माइंड कि आप लोगों को का पेपर जो है वो हिटों से नापा जाएगा, तो इस वजह से मैं मजहर साहब की किताब जो है वो ले रहा हूँ, और क्योंकि उसमें ज़्यादा कॉन्टेंट भी है इस टॉपिक के ऊपर और इसके अलावा हेडिंग्स भी ज़्यादा हैं। ठीक है जी। तो पहला जो सब्जेक्ट है वो है पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। ये दोनों सब्जेक्ट्स अभी हमने पिछले लेक्चर में भी मैंने आपसे अर्ज की कि ये वाला जो हिस्ट्री है उसका और जो पॉलिटिकल साइंस है, जब इनकी एडवांसमेंट है या इब्तदा जो है वो इकट्ठे ही थी। आहिस्ता आहिस्ता जब दोनों सब्जेक्ट्स का सब्जेक्ट मैटर बढ़ता गया तो वो इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बन गया। इसी वजह से सर जॉन सैले जो हैं उन्होंने एक बात कही हिस्ट्री के मतलब कि हिस्ट्री विदाउट पॉलिटिकल साइंस हैज नो फ्रूट, पॉलिटिकल साइंस विदाउट हिस्ट्री हैज नो रूट। ठीक है जी। ये फ्रूट से मुराद ये है कि जब तक आपके पास जो भी डेटा होता है उसको आप किसी ना किसी सूरत में रिप्रेजेंट नहीं करते तो वो सिर्फ मेयर फैक्ट्स एंड फिगर्स रह जाती हैं, अगर आप उसको इंटरप्रेट नहीं करते और ट्रांसलेट नहीं करते। उसी तरह पॉलिटिकल साइंस जो है उसकी जो जड़ें हैं वो हिस्ट्री के अंदर है, कि जो भी आज के प्रेजेंट डे पॉलिटिकल फिनोमेनाज हैं उन तमाम की जो रूट्स हैं वो पास्ट के अंदर है। क्योंकि देखिए, जिस तरह वो एक अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, या रोम वाज नॉट बर्न इन अ डे। एक दिन के अंदर जो भी फिनोमिना या जो भी कोई सानिया या जो भी कोई वाकया होता है या हिस्टोरिकल इवेंट आता है उसकी कोई एक दिन के अंदर वो नहीं होता वो वाकया, उसके पीछे कितने सालों की एक अमल होता है, एक रिएक्शन होता है, एक प्रोसेस होता है, एक डिग्रेडेशन कह लीजिए होती है, और वो आहिस्ता आहिस्ता। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम मुगल एम्पायर की डाउनफॉल ही ले लेते हैं बेटा। 1707 के अंदर औरंगजेब आलमगीर की वफात होती है, उसके बाद इट टुक 150 years फॉर द मुगल एम्पायर टू बी थ्रोन आउट ऑफ इंडिया। उनकी खत्म होने में, उनका इंडिया से उनका जाने में 150 साल लगा, और जो इंग्लिश जो है क्या नाम है डोमिनेंस उसको इस्टेब्लिश होने में जो है वो कोई 100-150 साल लग गया। तो कहने की बात ये है बेटा कि कोई भी जो प्रोसेस होता है वो ओवरनाइट नहीं होता। इसी तरह तो अगर जो कोई पॉलिटिकल साइंस अगर हम हिस्ट्री को निकाल दें तो उसका रूट जो है, जो उसकी जड़ें हैं, जो कि तारीख में है, वो खत्म हो गई। It is quite evident that the root, that is the fundamental principles, laws and conclusions of political science are derived from the history. अब उन्होंने हिस्ट्री को डिफाइन भी किया कि हिस्ट्री से मतलब क्या है। इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स एंड मूवमेंट्स, देयर कॉजेस एंड रिलेशंस। It tells us, among other things, the origin and development of the state and the other political institutions, and it furnishes the materials which form the basis of political science. ठीक है जी। जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि सब कुछ जो है ये एवोल्यूशनरी इन नेचर है, इर्तकाई अमल से गुजर के आया, तो इसकी और इसकी जो जड़ें हैं वो पास्ट के अंदर होंगी, तो नेचुरली आप उसको अंडरमाइन या निगलेक्ट नहीं कर सकते। जब भी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, आप या पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो आप इस नज़रिए और इस पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे कि द पॉलिटिकल साइड ऑफ हिस्ट्री, जो तारीख का सियासी रुख है, आप उसके लिहाज से जो अहम सियासी वाक़यात और सानियात गुजरे हैं, आप उनको पढ़ के उनका एनालिसिस करके आज के दौर के मामला, जिसमें हमने उस दिन उसका पढ़ रहे थे क्या नाम है यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस के अंदर, तो आपने याद होगा कि हमने तीनों दौर, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जो है वो पॉलिटिकल साइंस की डोमेन में फॉल करते हैं। पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री देयरफॉर प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल फॉर पॉलिटिकल साइंस। रॉ मटेरियल से मुराद ये कि खाम माल, जो भी अहम, जैसे मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि इंट्रोडक्ट उसके लिए, एनालिसिस के लिए, रिसर्च के लिए वो उनको प्रोवाइड करते हैं, वो पॉलिटिकल मैटर्स, वो पॉलिटिकल मटेरियल जिसको वो आगे रखकर पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं वो प्रेजेंट की सिचुएशन को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम्स को, और पास्ट को फोरकास्ट करते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद हिस्ट्री ऑल्सो लर्न मच फ्रॉम, लेकिन ये जो रिलेशनशिप है ये सिर्फ वन वे नहीं है, टू वे है। हिस्ट्री भी उसी तरह डिपेंडेंट है पॉलिटिकल साइंस के ऊपर, जैसे पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री पर डिपेंडेंट है। हिस्ट्री ऑल्सो लर्न्स मच फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस। Political science furnishes such guiding principles and laws of development and evolution on the basis of which historical events and movements can be properly evaluated and understood.
ठीक है जी। अब मतलब देखिए जो भी कोई वाकया होता है बेटा, इट इज उसके बहुत से रुख होते हैं, देयर आर मेनी साइड्स टू इट। मतलब इट हैज अ पॉलिटिकल साइड, इकोनॉमिक साइड, सोशल साइड, लीगल साइड, बहुत सी मतलब जो चीजें होती हैं, एथिकल साइड, मॉरल साइड। तो इसी वजह से हम किसी भी चीज को अंडरमाइन या एक वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट से नहीं अवेल्युएट कर सकते, देयर आर मल्टीपल साइड्स टू इट। तो इस वजह से जब हिस्ट्री की भी हम बात करते हैं, अगर हम कोई भी वाक्य फॉर एग्जांपल फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हुआ है, हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संग मील है फ्रेंच रेवोल्यूशन। बहुत से आइडियल्स हैं, पॉलिटिकल आइडियल्स हैं, लिबर्टी के, फ्रेंचाइज के, जो यहाँ से आम होना शुरू हुई, सिविलियन डोमिनेंस के, जिनको यहाँ से प्रोपोगेट किया गया, तो पर्सनल फ्रीडम और लिबर्टी के, तो मतलब वो तमाम आइडियाज हैं जो यहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन से आए। तो लेकिन अगर हम जब इसको स्टडी करने लगे फ्रेंच रेवोल्यूशन को, और हम उसकी जो पॉलिटिकल साइड है उस रेवोल्यूशन की वो छोड़ दें, और हम सिर्फ उसके दूसरी साइड्स को पढ़ें, तो वो एक इनकम्प्लीट सा एनालिसिस होगा। तो नेचुरली आप पॉलिटिक्स को रूल आउट नहीं कर सकते। हाँ, ये सब्जेक्ट जो है वो डिफर भी करते हैं, कैसे करते हैं, are not identical in their subject matter and matter only a part of history is politics, that which is called political history। एक तो बात है कि पूरा हिस्ट्री का सब्जेक्ट जो है वो पॉलिटिक्स के डोमेन में नहीं आता। देयर इज क्या नाम है, इकोनॉमिक हिस्ट्री, देयर इज फिलोसॉफिकल हिस्ट्री। तो जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ एक एस्पेक्ट है, एक छोटा सा पोर्शन है लार्जर जो हिस्ट्री है उसका। फिर हिस्ट्री आल्सो कंप्राइजेस द हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस ऑफ कस्टम्स, हमने बात कर ली। फिर the two sciences also differ in method. The method of history is mainly narrative and analytic. It deals with concrete and matter of fact things and also discusses the causal connection between them. Political science goes further. It selects the analyzes them and finds out principles and laws in them. ठीक है जी। अब नेचुरली वो जो है एक तो जो यहाँ पे दो लफ्ज इस्तेमाल हुए, नैरेटिव, कहानी सुनाते हैं, नरेट करते हैं कि ये वाकया हुआ था पास्ट के अंदर। फिर एनालिटिक होता है, वो कहते हैं कि पास्ट के अंदर ऐसे ऐसे ये भी वाकया थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, अमेरिकन रेवोल्यूशन आया, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पाकिस्तान इंडिया में सॉरी लड़ी गई। तो ऐसे बहुत से रेवोल्यूशन हैं जिनका जिक्र किया जाता है। ऑन दी अदर हैंड जो पॉलिटिकल साइंस है वो इस सब्जेक्ट को, इन वाकयात को अपने पर्सपेक्टिव में स्टडी करती है, और ऑन द बेसिस ऑफ विच वो अपने लॉज और अपने प्रिंसिपल्स निकालती है। फॉर एग्जांपल अगर वो ये कहती है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर कि आप अगर लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, उनको अनड्यूली रिप्रेस करेंगे, तो नेचुरली वो आपको रिबट करेंगे, रिटेलिएट करेंगे, और रेवोल्यूशंस की बेस होंगी। इसके अंदर अरिस्टोटल का काफ़ी काम है। अरिस्टोटल तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आने से कुछ हज़ारों साल पहले आया था, लेकिन फिर भी मतलब रेवोल्यूशन के ऊपर उसने काम काफ़ी किया हुआ है। और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के की जो इब्तदा है वो बहुत से पॉलिटिकल साइंटिस्ट जैसे मॉन्टेस्क्यू हो गए, और क्या नाम है, मॉन्टेस्क्यू था, दूसरा एक और मुझे उसका नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, जिनका अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर और फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर बड़ा ही बुनियादी इंप्रेशन है कि वो जो उनके बहुत से आइडियल्स जो हैं वहाँ पे कॉपी किए गए। मॉन्टेस्क्यू सबसे फेमस है उसके अंदर। अच्छा जी। फिर उसके बाद एक और चीज़, पॉलिटिकल साइंस ड्रॉज इट्स मटेरियल फ्रॉम हिस्ट्री बट आल्सो फ्रॉम इकोनॉमिक्स, फ्रॉम एथिक्स, जूरिस्प्रूडेंस, सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेस। कहने का मकसद ये है कि पॉलिटिकल साइंस है वो सिर्फ हिस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है अपने जो मटेरियल के लिए। दूसरे सोशल साइंसेस है वो भी, वहाँ से भी वो अपना मटेरियल जो है वो एक्सट्रैक्ट करता है। Other differences are briefly, history is a science of the past, political science has not much to do with the past। ठीक है जी। हिस्ट्री जो है वो सारी टुडे इज नाउ एंड यस्टरडे इज हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के डोमेन में नाउ नहीं आता, लेकिन पॉलिटिकल साइंस है वो तो ऑनगोइंग जो प्रिवेलिंग सिचुएशन होती है वो उसको भी स्टडी करती है। हिस्ट्री इज नॉट टेलियोलॉजिकल, दैट इज डज नॉट लुक टू अल्टीमेट एंड्स। ठीक है जी। जिस तरह ऊपर जिक्र आया, हिस्ट्री जो है वो नैरेटिव है और एनालिटिकल है इन नेचर, कि वो सुना आपको एक वाक्य बयान कर देती है और एनालाइज कर देती है, लेकिन टू व्हाट एंड, और क्या हुआ, क्या होगा, क्या होना चाहिए और ये कैसे हुआ, द मेन रीजन बिहाइंड इट, उसको वो एक्सप्लेन नहीं करती। टेलियोलॉजिकल जो है उसके ऊपर अरिस्टोटल ने काफ़ी काम किया हुआ है, टेलियोलॉजी, साइंस ऑफ टेलियोलॉजी के ऊपर उसने काफ़ी बातें की हुई हैं। मतलब सिर्फ यही है कि अल्टीमेट एंड
व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग समथिंग, वो जो होता है ना वो टेलियोलॉजिकल उसको डिफाइन करता है, ठीक है जी। बिकॉज इट हैज टू कंसिडर द एंड्स ऑफ द स्टेट एंड लॉ, नेचुरली, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस है उसका जो मेन कह लीजिए फोकस जो है वो स्टेट है और लॉ है, क्योंकि स्टेट जो है एक किसी भी आज के ज़माने की जो होती है मॉडर्न स्टेट होती है, उसके अंदर लॉ बनाने के ऊपर जो सिर्फ डोमिनेंस होती है या एक राइट होता है वो स्टेट का ही होता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद आ गया जी सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी इज मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसेज। सोशियोलॉजी को डिफाइन किया ऐसे कि इट इज द जर्नल साइंस ऑफ सोसाइटी, मतलब जर्नल साइंस ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी आ गया तो सब कुछ आ गया। इट स्टडीज द नेचर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी इन ऑल इट्स एस्पेक्ट्स, मतलब ये बाय ऑल मींस इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी, फिलोसॉफिकल से भी, लीगल से भी, हर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी जो है, एवरीथिंग दैट इज एसोसिएटेड विद सोसाइटी फॉल्स इनटू द डोमेन ऑफ सोशियोलॉजी। इट स्टडीज द इंडिविजुअल एंड सोशल ग्रुप्स वेदर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि जी इंडिविजुअल जो है वो जो उसको माना जाता है कि इट इज द मेन ब्रिक, इट इज द ब्रिक ऑफ अ सोसाइटी का, इंडिविजुअल्स इकट्ठे होके वो ब्रिक बन के एक वॉल बनती है जिसको हम सोसाइटी कहते हैं। तो वो बाज़ दफ़ा वो ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी भी एक्ट कर रही है, तो बाज़ दफ़ा अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर भी सोसाइटीज एक्ट कर रही हैं। Political science also studies society but also politically organized society called the state। अब जो एक politically organized society होती है उसको state कहते हैं, ठीक है जी। और वो जैसा पहले भी अर्ज हुआ कि मेन फोकस है political science का। It studies social acts, ideas, but only if of political nature. Hence, it is specialized social science, a part of the general science of sociology. तो जो बिगर पिक्चर है उसमें से एक छोटा हिस्सा जो है वो पॉलिटिकल साइंस है, क्योंकि जैसा पहले अर्ज हुआ कि जनरल साइंस ऑफ सोसाइटी है, everything that is in relation with the society falls in its category, in its domain, और उस वजह से ये जो है वो उससे डिफरेंट है। तो सोशियोलॉजी को हम एक बड़ी पिक्चर कहें तो उसका एक छोटा सा हिस्सा जो है वो है पॉलिटिकल साइंस। Social science is part of the general science. Sociology deals with all kinds of associations in politics with only one kind of association, that is a political association, ठीक है जी। अब सोशियोलॉजी है वो हर किस्म की सोशल जो होती है एसोसिएशन होती है एक सोसाइटी के अंदर। हमारी इकोनॉमिक एसोसिएशन है लोगों के दरमियान, ठीक है जी। फिर एक है क्या नाम है उनकी दरमियान सोशल एसोसिएशन भी है कि एक सोसाइटी में रहते हैं। रिलीजियस एसोसिएशन भी है कि एक ही मज़हब के मानने वाले हैं। फिर उसके अलावा क्या नाम है आपकी लीगल एसोसिएशन भी है, ये शादी मियाँ बीवी का जो है। इमोशनल एसोसिएशन भी इसको आप कह सकते हैं, बच्चों के साथ, वालिदैन के साथ। मियाँ बीवी के मामले में लीगल एसोसिएशन इस्तेमाल की, निकाह के जरिए एक लीगल एग्रीमेंट में इंटर होते हैं आप। फिर लीगल एसोसिएशन के अंदर आप बिजनेस पार्टनरशिप और इस तरह की चीज़ें भी आ गई, बिजनेस भी आ गए, ठीक है। लेकिन उसमें सिर्फ एक जो हमारी जो पोलिटिकल एसोसिएशन है वो पोलिटिकल साइंस की डोमेन में आते हैं। The field of sociology is so vast and comprehensive that it needs a specialist who will devote himself to study the political aspect, which political science आ जाती है, ठीक है जी। क्योंकि आप अगेन जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि सब्जेक्ट मैटर जब बढ़ता जाता है तो आप नया सब्जेक्ट इवॉल्व होता जाता है, क्योंकि इट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन। जब अगर वो छोटा सब्जेक्ट होगा तो वो इट कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन। तो नेचुरली जब वो सब्जेक्ट का जो कंटेंट है, सब्जेक्ट मैटर बस में एक्सपैंड हो जाएगा कि यू कैन स्टडी ऑन इट, फिर आप इसको इट कैन सर्वाइव ऑन इट्स ओन। और फिर उसके बाद सोशियोलॉजी आई डील विद become political science. Political science gives sociology facts about the organization and functions of the state and obtains from it knowledge of the social basis of। अब देखिए वो उसको बताते हैं कि how state functions, how the government functions। और on the other hand सोशियोलॉजी है वो political science को ये बताती है कि वो जो particular function जो state ने perform की वो किस तरह, उसकी social basis क्या थी, what were the social factors behind it। फिर political science gives to sociology facts about the organization and function of the state and obtain from it knowledge of the social basis of the state। तो Giddings कहता है कि a student of political science must begin his subject with the study of sociology because to teach the theory of the state to men who have not learned the first principle of sociology is like teaching astronomy and thermodynamics to men who have not learned the Newtonian laws of motion। मतलब इंस्टेड कह रहा हूँ, मतलब इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट पॉलिटिकल साइंस इज, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट टू नो व्हाट सोशियोलॉजी इज। क्योंकि वर्किंग ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी जो है जब तक हमें वो समझ नहीं आएगी तो तब तक हम उसकी जो पॉलिटिकल सोसाइटी है जिसको हमने स्टेट का नाम दिया, हम उसकी जो वर्किंग है समझ नहीं सकते। Politics deal with group life, the study of which in the province of sociology। Again जिसमें पहले अर्ज हुआ था कि अगर सोशियोलॉजी एक स्टेट है तो पॉलिटिकल साइंस जो है वो उसकी एक प्रोविंस है। डिफरेंस क्या है?
एक तो ये द स्कोप जो है वो पॉलिटिकल साइंस का नैरो है, क्योंकि वो पॉलिटिकल जो है सोशलाइजेशन कह लीजिए या सोसाइटी का जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है उसको पढ़ती है, और जो सोशियोलॉजी है वो सोसाइटी को होल पढ़ती है। सोशियोलॉजी इज प्रायर टू पॉलिटिकल साइंस। नेचुरली सोसाइटी सोशियोलॉजी है वो पहले इवॉल्व हुआ था एज अ सब्जेक्ट, फिर पहले पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा था, आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल साइंस जो है उसका सब्जेक्ट मैटर जो पढ़ता गया तो वो ऑन इट्स ओन आ गया। Political science assumes that man is a political animal, but sociology explain how and why he became so। ठीक है जी। मैन जो कहता है इंसान, पॉलिटिकल साइंस कहता है कि मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, लेकिन सोशियोलॉजी उसको डिफाइन करती है कि बिफोर बिकमिंग अ पॉलिटिकल एनिमल ही वाज अ सोशल एनिमल, क्योंकि जो इमर्जेंस ऑफ सोसाइटी है इट प्रीडेट्स जो है क्या नाम है स्टेट। पहले सोसाइटी मार से वजूद में आई थी, फिर स्टेट मार से वजूद में आई थी। इस वजह से ये सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस से पहले सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है। Sociology, like history, studies actual social organization and associations, but political science aimed at the study of the past, present, and future of the political institutions instead. Again, अर्ज यही है क्योंकि सोशियोलॉजी और जो पॉलिटिकल साइंस है उन दोनों के सब्जेक्ट मैटर इंटायरली डिफरेंट तो नहीं, लेकिन मतलब मेजॉरिटी जो है वो डिफरेंट है। सोशियोलॉजी बहुत सी चीज़ों को और भी एड्रेस करती है। ऑन दी अदर हैंड पॉलिटिकल साइंस का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स हैं और पॉलिटिकल हिस्ट्री है, तो इस वजह से उसका जो इम्पैक्ट है या उसकी जो डोमेन है वो एज कम्पेयर टू सोशियोलॉजी वो छोटा। फिर आगे जनाब एक तीसरा सब्जेक्ट जो है वो है पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। वो एक ज़माने में स्टेट क्योंकि इकोनॉमिक्स को होल्ड किया करती थी, वो ओनली सोर्स ऑफ इकोनॉमिक्स इन सोसाइटी। तो फिर इन पॉलिटी या स्टेट में कह रहे हैं तो कंट्रोल की रूल्स रेगुलेशन को अभी इस तरह की इंडिपेंडेंस नहीं आई थी, जो क्या नाम है प्राइवेट सेक्टर इस तरह इवॉल्व नहीं होता। उस ज़माने में पब्लिक सेक्टर ही हुआ करता था, तो उस टाइम के ऊपर इकोनॉमी को पॉलिटिक्स का हिस्सा ही समझा जाता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो इवॉल्व होना शुरू हुआ और एक्सपैंड होना शुरू हुआ, हमारा इकोनॉमिक एक्सपीरियंस जो है वो वाइडन होता गया, तो फिर जो इकोनॉमिक्स है वो भी पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स से निकल के इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट बन गया। अच्छा जी, इकोनॉमिक्स को अगर हम डिफाइन करें तो ये है जी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन वेलफेयर एंड इंक्लूड्स डिस्कशन ऑन कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, द फोर डिपार्टमेंट्स ऑफ दिस साइंस। कंजप्शन से क्या मुराद है बेटा? कंजप्शन से मुराद ये कि जो चीज़ भी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स बनाई जा रही हैं उनको हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो लोग कैसे चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, क्यों चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, और अप टू व्हाट एक्सटेंट दे कैन कंज्यूम, इकोनॉमिक्स पर डिपेंड करता है ना। आप किसी भी चीज़ को इकोनॉमिकली कह लीजिए अफोर्ड करते हैं तो उसको अमल करेंगे ना उसके ऊपर, फिर उसको खरीद पाएंगे। फिर प्रोडक्शन जो है वो कंजम्पशन से रिलेटेड है। सप्लाई एंड डिमांड जो है वो इकोनॉमिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है। प्रोडक्शन को करते वक्त दो चीज़ें दिमाग में रखी जाती हैं कि कंजप्शन, एक तो कि मार्केट में उसकी जो है कंजप्शन कितनी है, अब्जॉर्ब कितना होगा जो हम प्रोड्यूस करेंगे। दूसरी बात ये है कि वो किस किस इकोनॉमिक ग्रुप के लिए बनाया जा रहा है। तो अगर वो छोटा इकोनॉमिक ग्रुप है उसके हिसाब से आपकी प्रोडक्शन होगी। एक्सचेंज, in order to consume and in order to produce you have to exchange, मतलब रॉ मटेरियल के बदले पैसे देने पड़ते हैं, आपने जो फाइनल प्रोडक्ट बनाई है उसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं। तो एट एवरी पॉइंट यू आर एक्सचेंजिंग, ठीक है। इकोनॉमिक जो है उसके अंदर वो डोमेन में फॉलो है। फिर आ गया डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेटा ये दो लेवल के ऊपर होती है। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है जो कि सबसे मुश्किल मसला है और जो सबसे ज़्यादा लड़ाई का बाइस होता है, क्योंकि जब आप रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मद्देनजर है कि हमारी ज़रूरियात जो हैं वो इनफिनिट हैं, लेकिन जो हमारे पास रिसोर्सेज जो हमारी डिस्पोजल के ऊपर हैं वो फिनिट हैं, वो महदूद हैं, लिमिटेड हैं। तो इस वजह से आप जब भी उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उस पर लड़ाई पड़ती है कि हु शुड गेट द रिसोर्सेज। एक ये हो गई। फिर वो जो प्रोडक्ट है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी, कि वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अमीर के पास ही सारी चली जाएगी कि जो अकॉर्डिंग टू द नीड है उस तरह डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो देयर आर डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और इकोनॉमिक्स का जो मार्क्स की थ्योरी है वो भी इकोनॉमिक्स की थ्योरी है ना असल में। More modern economists, however, believe that economics is a separate science
which meets political science at certain points. Naturally जहाँ पे वो political हो जाती होगी economics, और यहाँ पे जाके politics economic हो जाती होगी, वहीं पे वो एक दूसरे से मिलते होंगे. फिर उसके बाद as the study of man is in the ordinary business life, it requires how he gets his income and how it spends it. ठीक है जी, सिंपल. कैसे वो अपनी इनकम कमाता है और कैसे वो उसको खर्च करता है, सेविंग कहाँ से लाता है, जो इकोनॉमिक बीइंग है, जो द इकोनॉमिक साइड ऑफ अ पॉलिटिकल बीइंग है, हम उसको, और स्टेट, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेट एंड अ गवर्नमेंट इन द इकोनॉमिक्स जो है, उसको भी हम इसमें पढ़ते हैं. अब क्या है जनाब, पहला जो इनकी सिमिलैरिटी है, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल पीस एंड ऑर्डर. Being social sciences, both of them study man and strive to foster and promote its well-being. जैसे मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि कोई भी जो नॉलेज है, ह्यूमन नॉलेज है, उसका मेन मकसद जो है या मेन जो गोल है वो वेल बीइंग ऑफ द मैन है. ठीक है जी, इंसान जो है उसकी बेहतरी नशोनुमा. तो जब भी आप कोई भी नॉलेज होगी, सोशल साइंस होगी, तो इसमें क्योंकि दोनों का गोल ये है, बेटरमेंट ऑफ वेलबींग ऑफ द पीपल एंड द मैन, तो फिर इस वजह से वो एक दूसरे से सिमिलर होगी, क्योंकि उनका गोल ऑफ जो गोल है वो एक ही है. प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग, प्रोस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस. ठीक है जी. Classical economists in the 18th and 19th centuries asserted that the state should do nothing more than maintain law and order. ठीक है जी. They believed that the state should be nothing more than a police state. But this view led to great social misery and poverty. ये खास तौर पे जो एडम स्मिथ का वेल्थ ऑफ नेशंस है, जो 1700s के अंदर किताब आती है, इसमें एक लिसा फ्रे इकोनॉमी की बात की गई है. लिसा फ्रे की इकोनॉमी को सिंपल अगर टर्म में मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो उससे मुराद ये है कि ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर कोई भी स्टेट की इंटरवेंशन ना हो. लेकिन यहाँ पर जो लफ्ज़ मिजरी का बात की जा रही है, क्योंकि उसी का इब्तिदा होते होते जो 1920s के अंदर 29 प्रिसाइसली अमेरिका के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आया, जो दूसरे वेस्टर्न इकोनॉमीज को भी उससे बहुत नुकसान हुआ. उस ग्रेट डिप्रेशन की वजह से इकोनॉमीज तबाह हो गई, और उसकी सबसे बुनियादी वजह ये थी कि स्टेट की इंटरफेरेंस नहीं थी. फिर उसके बाद स्टेट ने इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर करना शुरू किया, और उन्होंने इंटरवीन किया, और उन्होंने रेगुलेट करना शुरू किया. तो इस वजह से जो मिजरी की बात यहाँ पे आई वो उस पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की में ये बात की गई. That was the reason why the individualistic view was discarded in the middle of the 19th century, and the more collectivist views were adopted since then. ठीक है जी. फिर उसके बाद सोशलिस्ट और इकोनॉमिस्ट सोसाइटी कंट्रीज के अंदर तो जो स्टेट है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा, क्योंकि नेचुरली जो मटेरियल मींस होते हैं वो प्राइवेट होल्डिंग होते हैं, वो स्टेट भी उनको ओन कर रही होती है, तो नेचुरली सब कुछ उनकी डोमेन में फॉल कर रही होती है. फिर इकोनॉमिक चेंज, बैंकिंग एंड कंजप्शन एंड पॉलिटिक्स. अगेन कंजप्शन जब आ जाती है, उसमें पॉलिटिकल साइड आई थी. मॉडर्न स्टेट हैज टू इंटरफेयर इन ऑल फेजेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. द अमाउंट ऑफ मनी इन पीपल्स पॉकेट डिटरमाइन द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज. अब ये अगेन इकोनॉमिक्स का ये कॉन्सेप्ट है, और ये अगेन सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर, क्योंकि जब आपकी बाइंग कैपेसिटी है उसकी बुनियाद के ऊपर जो प्राइसेस हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा मार्केट के अंदर पैसा ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा उसकी वो बन जाएगी, क्या नाम है, महंगाई होगी, जिसको कहते हैं अंग्रेजी के अंदर इन्फ्लेशन. उतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन होगी सोसाइटी के अंदर. जितना मार्केट में पैसा कम होगा उतनी इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, क्योंकि पैसा कम होगा तो नेचुरली प्राइसेस कंट्रोल में रहेंगे. इसी वजह से आप जो इंटरेस्ट रेट का भी देखते हैं ना, वो इंटरेस्ट रेट जब बढ़ा देते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि लोग बैंकों में पैसा रखें, ताकि मार्केट के अंदर जो अवेलेबिलिटी है या सप्लाई ऑफ कैश है उसको कंट्रोल किया जा सके. और जब उनको चाहिए होता है कि नेचुरली मार्केट के अंदर पैसा कम हो रहा है और बिजनेस एक्टिविटी उससे हर्ट हो रही है, फिर वो क्या करते हैं कि इंटरेस्ट रेट नीचे कर देते हैं, ताकि लोग बैंकों से पैसा निकाल के मार्केट में पैसा लगाएं, ताकि ज़्यादा पैसा मार्केट में आ जाए और ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सके. This is really one of the most troublesome economic problems which confront every government of the world today. Naturally ये होता है क्योंकि आपकी इन्फ्लेशन के जो रेट्स हैं ऊपर नीचे, ज़्यादा इन्फ्लेशन भी नुकसानदेह है, और इन्फ्लेशन बहुत कम होना भी नुकसानदेह होता है, क्योंकि लोग फिर स्पेंडिंग नहीं कर रहे, जो कि एक नेगेटिव साइन है. इकोनॉमी फिर प्रोग्रेस नहीं करती. फिर उसके बाद in the developing countries, therefore it has to undertake plan for the industrialization of the country and also increase agricultural production. Naturally industrialize ये होता है जब आप ज़्यादा करते हैं तो आपकी इनपुट कम हो जाती है और आउटपुट ज़्यादा हो जाती है. एग्रीकल्चर इस वजह से क्योंकि नेचुरली आपको रॉ मटेरियल भी चाहिए, तो ये दोनों जो सिस्टम सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है.
फिर इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन इन पॉलिटिक्स, अगेन इसके अंदर जो पॉलिटिक्स है वो भी डिफरेंट है। एग्रेरियन पॉलिटिक्स और तरह की, एग्रेरियन सोसाइटी की, एग्रेरियन इकोनॉमी की पॉलिटिक्स और होगी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की पॉलिटिक्स और तरह की। वेस्ट की इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है और ईस्ट जो है वो एग्रेरियन इकोनॉमी है, तो उनकी पॉलिटिक्स में आपको फर्क भी और पॉलिटिकल प्रोग्रेशन के अंदर फर्क भी नजर आएगा। Economic distribution in politics. The most important economic problem of modern time is that of distribution. Economics tells us how national wealth is distributed among various agencies of production, among the workers, the industrialists, the landlords, the bankers and financiers. ठीक है जी। अब आपको यही सबसे बड़ा मसला है कि स्टेट ने कैसे वो बैलेंस क्रिएट करना है जिसके जरिए दोनों के अंदर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो, या जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है। तो यही एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो स्टेट को बगर करता है, और स्टेट इसी के अंदर जो है बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करती है, और यहीं पे पॉलिटिक्स जो है वो इन्वॉल्व होती है। क्योंकि हमारे आप अपनी पॉलिटिक्स की मिसाल देख रहे हैं कि आपकी जो पॉलिटिक्स है वो गरीब की पॉलिटिक्स नहीं है, अमीर की पॉलिटिक्स है। आपके जो नेशनल असेंबलीज हैं वहाँ पे आपको शुगर माफिया मिलेगा, फ्यूडल माफिया मिलेगा, वहाँ पे आपको इंडस्ट्रियलिस्ट माफिया मिलेगा। तो हर तरह के जो लोग हैं वो अपना जो पॉलिटिकल पावर है उसको वो अपना कह लीजिए उसको वो अगवा कर लेते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं और फिर दे यूज इट टू देयर ओन बेनिफिट। इसी वजह से मार्क्स ने कहा कि जो गवर्नमेंट्स और ये जो स्टेट इंस्टीट्यूशन है ये भी एक मीन है ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर क्लास, और वो ये चलता है कि तभी प्रोलेटेरिएट की वो डिक्टेटरशिप चलता है कि जब तक वो हुकूमत अपनी कायम नहीं करेंगे तब तक वो ये एक्सप्लॉयटेशन से अपनी जान नहीं छुड़ा सकेंगे। फिर इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिटिकल लाइफ एंड एवोल्यूशन। It was an old belief that economic life of a country was very much influenced by its government and its policy and laws. But it is now widely held that the political structure of a state is conditioned by its economic life. अमूमन ये कि स्टेट इकोनॉमिक्स को रेगुलेट करती है, लेकिन अब ये है कि इकोनॉमिक्स जो है वो स्टेट को रेगुलेट करती है, क्योंकि जो आपके बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए या बड़े जो इकोनॉमिक वेलबींग रखते हैं वो भी स्टेट की जो पॉलिसी है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है जी। मतलब स्टेट जो है जब भी कोई एक्शन लेती है या जब भी कोई काम करती है तो वो उनका इनपुट जरूर लेती है, क्योंकि उनके इंटरेस्ट जो हैं वो ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। तभी मार्क्स द फाउंडर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन ऑफ हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स, क्योंकि उसने मटेरियल मीन्स को इकोनॉमिक जो है इकोनॉमिक्स को बेस बनाते हुए हिस्ट्री की डिस्ट्रीब्यूशन की है, हिस्ट्री को डिवाइड किया है मार्क्स ने ना, तो उसकी हिस्ट्री की डेफिनेशन, तो इसलिए नेचुरली वो एक दूसरे से फर्क हो जाते हैं। All political questions and quarrels of the modern age are directly or indirectly due to the economic causes and conditions prevailing in the country of the world। ठीक है जी। जो भी पॉलिटिकल क्वेश्चन जो लड़ाइयाँ हैं, अगेन मैंने आपसे अर्ज किया था कि रिसोर्सेज की जो लड़ाई है वो सबसे बड़ी लड़ाई है, वो क्योंकि वो महदूद हैं और आवाम की जो ज़रूरियात और नीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, फिर आपको जब प्रायोरिटाइज करना पड़ता है तो उसके ऊपर लड़ाई हो जाती है। The government control of industries, the question of labor and capital relations, inflation, price control, industrialization and mechanization of agriculture, land reforms and others, ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पॉलिटिक्स और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। स्टेट का जो सबसे बुनियादी किरदार, यहाँ पे जो लफ्ज़ पुलिस स्टेट इस्तेमाल हुआ, बुनियादी किरदार जो है वो गवर्न करने का है, पुलिस करने का है, और उनका ये बुनियादी किरदार ये है मॉडर्न स्टेट के अंदर कि कोई भी जो स्टेक होल्डर है, क्योंकि एक ट्राइका है इसमें पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट जिसको आप कह सकते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर है जो प्राइवेट बिजनेस ओनर्स हैं, और तीसरा है सिविल सोसाइटी या आवाम। अब हुकूमत की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि दोनों के दरमियान बैलेंस हो। बैलेंस ये हो कि उसने प्राइवेट जो बिजनेसेस हैं उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना है, एट द सेम टाइम उसने सिविल सोसाइटी के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना है ताकि कोई एक दूसरे को एक्सप्लॉइट ना करे। ठीक है जी। अब पॉलिटिकल साइंस एंड एथिक्स आ गया। एथिक्स इज द साइंस ऑफ द मॉरल कंडक्ट of the individual in society. It deals with the right and wrong of man's conduct and behavior. ठीक है जी। सिंपल जो है राइट एंड रॉन्ग क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, उसको जो डिटरमाइन करता है वो आपका एथिक्स करता है। मोरालिटी जो है, अखलाकियात क्या होंगी, वो एथिक्स डिटरमाइन करता है। मेरा सही तौर पे मानना है कि ये जो था ये पहला एकेडमिक सब्जेक्ट था, क्योंकि अखलाकियात जो है बेटा एजुकेशन तो बहुत बाद में है, लेकिन जो बाकी अखलाकियात हैं उनमें भी बेहतरी आती रही बदर्जा उत्तम। जिस तरह हम ये कह सकते हैं कि जब इस्लाम मार्ज़ मजबूत में आया था, या इस्लाम हमेशा से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मज़हब भी कहा जाता है कि इस्लाम था, लेकिन मतलब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम की प्रीचिंग शुरू की तो आप देखते हैं कि ना पहले नमाज थी, आहिस्ता आहिस्ता नमाज भी आई,
फिर आप देखते हैं कि ना उस जमाने में शराब पे पाबंदी नहीं थी, शराब पे पाबंदी लग गई, जुए पे पाबंदी नहीं थी, जुए पे पाबंदी लग गई। ऐसी बहुत सी चीजें, ऐसे बहुत सी इखलाकियात हैं, मोरालिटीज हैं जो आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी के अंदर इम्पार्ट की गई। तो मेरा ज़ाहिर तौर पे मानना ये है कि सोसाइटी जो आपकी मोरालिटी है ना या एथिक्स है, वो पहला एकेडमिक सब्जेक्ट है, क्योंकि वन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जो है वो हमेशा से इनहेरिट किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है, और वो ट्रांसफॉर्म भी हो रहा है ओवर द टाइम, जिस तरह से ह्यूमन नॉलेज या ये डिवाइन नॉलेज जो है वो हमें आती है। अच्छा जी, देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ मोरालिटी, प्राइवेट एंड पब्लिक। अब इन दोनों को ना, प्राइवेट तो होगी खानगी, ठीक है जी, पब्लिक होगी जो आप अवाम के अंदर आपका जो है आपका रख रखा हुआ है। स्टेट मस्ट रेगुलेट प्राइवेट मोरालिटी इंडायरेक्टली एंड पब्लिक मोरालिटी डायरेक्टली, ठीक है जी। वो ऐसे करती है क्योंकि वो कानून बना देती है आपकी खानगी जिंदगी से मुतल्लिक, अगर आप उसको करते हैं तो तब भी वो इंटरफेयर करती है, अदरवाइज नहीं। और ऑन दी अदर हैंड जो आपका पब्लिक एक्शंस हैं उसके ऊपर भी उनकी वो डायरेक्टली करती है, क्योंकि आप कोई मतलब फॉर एग्जांपल कोई किसी को कत्ल करते हैं या अंडरमाइन करते हैं, फ्रॉड करते हैं, तो उस पर वो डायरेक्ट एक्शन लेती है आपके खिलाफ। ऑन दी अदर हैंड जो आपकी खानगी है उसके तो जब तक आपको कोई रिपोर्ट नहीं कर देता, मतलब आपकी बीवी आप डोमेस्टिक अब्यूज में इन्वॉल्व है, ठीक है जी, आप जब तक पकड़े नहीं गए इस तरह की, उसको आप उसमें कह सकते हैं। तो इट इज फॉर दिस रीजन दैट द स्टेट प्रोहिबिट्स ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग एंड अदर इमोरल एक्ट्स. It also punishes the promoters of such immoral things as obscene to the state interference in the morals of the people. Morality is concerned with the inner thoughts and conscience of the individual, which are, अब देखिए ना, अब जो आपकी ये थिंकिंग है उसको वो हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती, आप किसी की भी सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप वो जो मीन्स है, फॉर एग्जांपल अगर आपको एक आपका गंदा जहन है तो प्रोस्टिट्यूशन पे पाबंदी है हमारे यहाँ ड्रिंकिंग, आप अल्कोहलिक है ड्रिंकिंग पे पाबंदी है, आप गैम्बलर हैं तो हमारे यहाँ गैम्बलिंग पे पाबंदी है। तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने आपको ये इन पर बंदियां लगा के आपको कंट्रोल, क्योंकि आपको वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं करता। और जब भी आप इन हरकत में मुलविस होंगे तो स्टेट आपके खिलाफ एक्शन लेगी नेचुरली। तो ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वो जिस तरह वो जो दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करती है चीजें, वो उसमें वो आ जाती है। Philosophers like Plato, Aristotle believed that politics was nothing but the continuation of ethics to public affair, ठीक है जी। अगेन वही स्टैंडर्ड सेट करती है पॉलिटिकल साइंस के, ये जो है परफेक्ट तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन दीज आर द राइटफुल एक्शंस टू बी टेकन in when you are in a political scenario, ठीक है जी। But the continuation of ethics in public affairs, Aristotle said that the state came into being to make life possible, but it continues to exist to make it good. द अल्टीमेट स्टेट का जो है वो वेलफेयर ऑफ द पीपल ही है ना, उनकी लाइफ को, उनकी ज़िंदगी को बेहतर करना, इम्प्रूव करना। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि द ग्रीक्स बिलीव दैट द मॉरल साइड ऑफ द स्टेट वाज मोर इम्पोर्टेंट देन इट्स इकोनॉमिक एंड अदर एस्पेक्ट्स, क्योंकि अगेन जो मॉरलिटी है वो इकोनॉमिक भी नेचर हो सकती है बेटा, कि हलाल कमाओ, हलाल खाओ, किसी का हक ना मारो। तो नेचुरली जब आप उनको एथिकली स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, मॉरली स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो दूसरे एस्पेक्ट्स के ऊपर भी फिर लॉ के जरिए आप मोरालिटी को प्रोटेक्ट भी कर लेते हैं, ठीक है ना। करप्शन का रास्ता रोकेंगे, करप्शन हराम है, तो आपने कहा करप्शन करने वाले को इतनी सजा है, तो आपने जिस हमने पीछे वो एक पब्लिक डोमेन प्राइवेट डोमेन की बात भी हुई थी, तो ड्रिंकिंग और गैम्बलिंग और प्रोस्टिट्यूशन जो है वो इलीगल है। द स्टेट वाज टू देम अ मॉरल पर्सन, ठीक है जी। अब जब ऐसे थोड़ा सा बेहतर होते गए, तो जब मिडीवल एजेस से ग्रीक एरा खत्म हुआ, मिडीवल एज खत्म हुई, जब रेनेसांस आई, तो और अगेन अर्ज करता चलूँ कि ये जो स्टार्ट है, ग्रीक्स जो थे उनकी जो थिंकिंग पैटर्न है बेटा वो कलेक्टिव है। ऑन दी अदर हैंड जो हम अभी अब दो फिलोसफर्स जिनका नाम आएगा, होब्स और मैकावली, ये इंडिविजुअलिस्टिक हैं थोड़े से इन नेचर। वो कहते हैं कि द एडवांस आर डिवोर्स बिटवीन एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, बिटवीन मोरालिटी एंड पॉलिटी. Machiavelli advises the ruler to be ready to do immoral acts in order to protect his state. मतलब प्रायोरिटी किसको देनी है असल में ना, पहले ये होता था कि एथिक्स कम फर्स्ट। इन दो फिलोसफर्स ने कहा कि नहीं, एथिक्स कम लेटर, इट इज द स्टेट दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द एथिक्स, और उसकी प्रोटेक्शन या उसके इंटरेस्ट को प्रमोट करना जो है वो इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रूलर। इस वजह से आपको हुआ, और इसी वजह से modern writers assert that politics without morality is tyranny, क्योंकि ऐसा ऐसा जो modern philosophers आए उन्होंने एक तरह का synthesis draw किया between what Hobbes and Machiavelli said and what
द ग्रीक फिलोसफर सेड, और फिर उनके दरमियान उन्होंने कहा, रियलाइज किया कि द मोरालिटी जो है वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टेट, स्टेट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मोरालिटी नहीं होगी किसी स्टेट के अंदर तो वह टायरनी यानी मतलब वर्स्ट फॉर्म ऑफ स्टेट बन जाएगी। फिर उसके बाद आ गया जनाब पॉलिटिकल साइंस और एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी होती क्या है? एंथ्रोपोलॉजी जो है is the science of ancient societies as well as the folk societies of the present time। ठीक है जी। ये जो पास्ट की सोसाइटीज ये हैं या कल्चर्स जो हैं उनको पढ़ा, उनकी जो स्टडी होती है उसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। It is the branch of social science which studies early man in his relationship with the physical environment, race and culture. It's generally divided into 4 branches. Anthropological geography जो है which deals with the relationship and the effect of environment upon man। मतलब जिस माशरा तो नहीं मैं कहूँगा, जिस इलाके के अंदर बंदा रहता है उसका भी बड़ा असर होता है इंसान के कल्चर के ऊपर। ठंडे इलाकों वालों का कल्चर कंपेरेटिवली और होगा, गर्म इलाकों वालों का और होगा। ठीक है जी। फिर उसके अलावा दूसरा फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी विच डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ रेस, नस्ल जो है द, और ये आज के ज़माने में बड़ा ही रेलिवेंट है, हमेशा से रेलिवेंट रहा, नस्ल का बड़ा ताल्लुक रहा। तीसरा कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी विच डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ कल्चर, व्हाट इज कल्चर, इट्स ओरिजिन, वेरियस टाइप्स एंड द रिलेशनशिप ऑफ मैन विद द कल्चर। ठीक है जी, इंसान का कल्चर से क्या ताल्लुक है सब, क्योंकि हमारी जो सकाफत है वो बड़ा बुनियादी किरदार अदा करती है हमारी नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को, जो हमारी इक़दार है उनको बनाने में। Ethnology and ethnography which deals with the result of the above 3 branches. It compares people and races of men and their effectiveness in survival. For this reason, anthropology has also been defined as the theory of human survival, taking human history as a whole। ठीक है जी। वो कल्चर्स जो हैं उनकी डेवलप, रेस की डेवलपमेंट, एक पर्टिकुलर रेस जो है वो कैसे मार से वजूद में आई, वो क्या कह लीजिए सिग्निफिकेंट रेशियल फीचर्स कह लीजिए रखती थी, कल्चरल फीचर्स रखती थी, उन सबको जो है एंथ्रोपोलॉजी जो स्टडी करती है। इसके अंदर जो पॉलिटिक्स के साथ इसका सबसे बुनियादी ताल्लुक आता है वो रेस की बुनियाद के ऊपर आता है, क्योंकि रेशियल पॉलिटिक्स जो रही है वो हमेशा से एक बड़ा बुनियादी सवाल रही है पॉलिटिक्स का भी, कि रेस की बुनियाद पर पॉलिटिक्स, और ये होती आई है। इसकी मतलब अमेरिका ही के अंदर आप ले लीजिए कि 60s की जो सिविल राइट्स की मूवमेंट है, या फिर उनकी एक सिविल वॉर है 1861 से 65 इब्राहिम लिंकन के टाइम के ऊपर, वो भी एक तरह से रेस की बुनियाद पे हुई थी, क्योंकि स्लेवरी एबॉलिश करनी थी, लेकिन वो स्लेवरी जो प्राइमरीली जो स्लेव्स थे वो ब्लैक थे, और वो रेस ड्रिवन एक कॉन्सेप्ट था कि दे आर मेंट टू बी स्लेव्स क्योंकि बिकॉज दे आर ब्लैक्स। तो ये एक रेशियल इसकी साइड भी थी। तो हमने रेशियलिज्म यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल हुई है, असल जो आज के ज़माने में इसको रेशिज्म कहते हैं। ठीक है जी, रेशियल नहीं, रेशिज्म हो गया भाई। हम हर जगह जहाँ पे जाते हैं रेस का बड़ा बुनियादी किरदार पॉलिटिक्स के ऊपर इफेक्ट होता है। हमने देखा कि अमेरिका की मैं आपको मिसाल दी, फिर उसके बाद इटली और जर्मनी की मिसाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ज़माने में दी जा सकती थी। उनका ये मानना यह था कि हम एक सुपीरियर रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए इंस्टेड हमें वर्ल्ड को रूल करना चाहिए, और वही एक बुनियादी आइडियोलॉजी थी बिहाइंड फाशिज्म एंड नाजिज्म। ठीक है जी, उसने बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया। फिर उसके अलावा साउथ अफ्रीका की यहाँ पे मिसाल दी गई, वहाँ पे अपार्थाइड 1948-49 के अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया गया था जिसके अंदर तमाम स्टेट की जो सीट्स थी या स्टेट अपॉर्चुनिटी थी वो उसके ऊपर जो ब्लैक्स थे उनको उस पर राइट नहीं, उनको ख़त्म कर दिया गया था, उनको एक सेकंड ग्रेड सिटीजन बना दिया गया था। तो इसकी बुनियाद के ऊपर उनका बाइकआउट भी हो गया था, और आपको अगर तो किसी को क्रिकेट का शौक हो तो उनकी क्रिकेट टीम बाइकआउट हो गई थी। और 1992 के अंदर पहली दफ़ा क्या नाम है उनकी वापसी हुई थी, और फिर 92 का वो वर्ल्ड कप खेले थे। तो इस वजह से, और फिर हमारे यहाँ आप अपनी सोसाइटी की भी मिसाल ले लें, पाकिस्तान की हमारी सोसाइटी जो हमारी भी कास्ट ड्रिवन, क्लैन ड्रिवन, बरादरी ड्रिवन है। हमारे यहाँ जो है हमेशा से हिस्टोरिकली रहा ये है कि हमारी जो पॉलिटिक्स है इट इज़ मोर बरादरी ड्रिवन देन इट इज़ आइडियोलॉजिकली ड्रिवन। मतलब हमारे यहाँ भुट्टो साहब का ज़माना निकाल दें जिसमें आइडियोलॉजी की थोड़ी सी बात थी, उसके अलावा अभी तक जो है खासतौर पे 1985 का जो इलेक्शन हो गया नॉन पार्टी बेसिस के ऊपर, तो हमारे यहाँ लोगों की पॉलिटिकल जो अफिलिएशन है मोर देन द पार्टी इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ बरादरी के भी, आपका कोई चाचा मामा ताया या आपका जो क्लैन है या बरादरी को उसका कोई सरबरा जो है उस पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बनता है, और साथ आप भी जो है हनेरी के शॉपरों की तरह उस पार्टी के अंदर चले जाते हैं। ठीक है जी।
फिर उसके बाद अगला जो है वो है पॉलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी भी जो है बड़ा उसका बुनियादी रोल रहा है। ग्राहम जो है, क्या नाम है, ग्राहम वॉलेस जो है, वाज द पॉलिटिकल राइटर इन इंग्लैंड हु फर्स्ट लेड स्ट्रेस ऑन द नीड टू स्टडी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन टू पॉलिटिकल एक्टिविटीज। वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, वो बड़ा बुनियादी किरदार अदा करते हैं आपकी पॉलिटिकल जो है अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के अंदर। कैसे? क्योंकि देयर सर्टन आप अपनी जो साइकोलॉजिकल होती है नफ्सियात की बुनियाद पर वोट करते हैं ना, कि आप समझते हैं कि ये आप किस इलाके में रह रहे हैं, किस कल्चर का हिस्सा हैं, क्या कर रहे हैं, वो उसकी बुनियाद के ऊपर। तो वो बड़ा है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी पॉलिटिक्स को शेप अप करने में, आपका पॉलिटिकल बिलीफ शेप अप करने में। कि अगर आपका ताल्लुक एक लोअर मिडिल क्लास इनकम ग्रुप से, तो आपकी साइकोलॉजी और होगी। अगर आप अपर ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं तो आपकी साइकोलॉजी और होगी। Lord Bryce in the Modern Democracy said politics has its roots in psychology. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने बिहेवियरिज्म की, जब बिहेवियर अप्रोच की बात की थी, कि फिर उसके अंदर जो है बिहेवियरल अप्रोच आ गई। fact the emphasis on close dependence of politics on psychology has given rise to the behavioral revolution in the USA soon after the Second World War. The relationship between the two sciences of politics and psychology is shown in many ways. For instance, a democracy is a government of public opinion and propaganda, but public opinion and propaganda, the psychological phenomena which is psychologists can best explain. मतलब what are the techniques, interest aggregation, interest articulation जो है उसके अंदर what are the techniques that are used, all the techniques that are used by the political scientists या जो political parties होती हैं वो साइकोलॉजिकल इन नेचर होती हैं। कि आप टीवी के ऊपर एडवर्टीजमेंट्स लगाते हैं, आप हाईलाइट करते हैं, आप अपने जो आपका जो पॉलिटिकल ओपोनेंट होता है उसके ऊपर जाइब्स करते हैं। वो सब कुछ जो भी पॉइंट स्कोरिंग होती है, वो प्रोपेगेंडा जो भी किया जाता है वो साइकोलॉजिकल होता है, क्योंकि लोगों की साइकी को आप अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। नफ्सियात लोगों की जो होती है वो उसमें आप घुसने की जगह बना रहे होते हैं। इन द फर्स्ट प्लेस psychologically deals with the mind and thoughts as they are and not with what they ought to be as politics does। मतलब लोगों की जो थिंकिंग है with behind the action, साइकोलॉजी उसको पढ़ती है। ऑन दी अदर हैंड जो पॉलिटिकल साइंस है वो उन एक्शंस को पढ़ती है। ठीक है, मोटिव को नहीं पढ़ती, एक्शंस को पढ़ती है। लेकिन नेचुरली जब वो आइडेंटिफाई करना ही चाहती है कि पर्टिकुलर एक्शन क्यों हुआ था, वो उसके मोटिव ही को पढ़ेगी और इवेंचुअली वहाँ पे साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस जो है वो एक पेज पे आ जाएंगे। The psychologist does not concern himself with the moral aspect and the ends of the political life. Naturally, psychologist जो होगा, वो psychologist जो होगा, वो सिर्फ psychological reasons जो हैं of a particular action उनको determine करने की कोशिश करेगा। उनको उनके moral होने और immoral होने के ऊपर वो comment नहीं करेगा। ये जो domain है ये political science या ethics की या morality की है। Thirdly, psychology has nothing to do with progress and dynamic processes, but political science cannot ignore these factors in the state and human mind. अगेन सिंपल वर्ड्स में साइकोलॉजी की डोमेन नहीं है, पॉलिटिक्स उसकी डोमेन नहीं है। उसकी वो जो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं या क्वेश्चंस हैं वो उसको आंसर करने के लिए वो डिसिप्लिन बनाया गया। ऑन दी अदर हैंड ये जब भी हमको पॉलिटिकल प्रोसेस वगैरह आ जाता है तो वो नेचुरली पॉलिटिकल साइंस की डोमेन में फॉल करता है। फिर आगे जो हमारा सातवां सब्जेक्ट और वो है जूरिस्प्रूडेंस। Jurisprudence is the study of law. Political science has a very close and very old relation with the science of law. The relation is based upon the fact that the state, which is the subject matter of political science, exists mainly for the purpose of making and enforcing law. ठीक है जी। अब स्टेट भी जो है उसकी जो प्राइम ड्यूटी जो है वो तीन ही है ना, गवर्नमेंट है उसकी तीन प्राइमरी, बल्कि ड्यूटीज ही तीन है जो उसको करते हैं। यहाँ वो कानून बनाती है, कानून को एग्जीक्यूट करती है और जो कानून की खिलाफ वर्जी करता है उसको सजा देती है। तो जूरिस्प्रूडेंस जो है वो डायरेक्टली जो है वो पॉलिटिकल साइंस की जो है उससे रिलेशनशिप जो है वो आ जाता है, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस इज स्टडी ऑफ लॉ, कानून की जो तालीम है वो उसका पॉलिटिकल साइंस से ताल्लुक आ गया। This relation is based upon the fact that the state, which is the subject matter of political science, exists mainly for the purpose of making and enforcing law. Social life of an advanced type cannot be possible without law. The law cannot be made and enforced without the legislative, administrative machinery of the state. The kinds and contents of law are determined by the nature of the state. ठीक है जी। स्टेट जिस तरह की भी उस तरह के कानून बनाए जाएंगे। एक इस्लामी स्टेट है तो उसमें इस्लामी कानून, ईरान की मिसाल ले लीजिए।
मतलब वो एक बाकी एक उसको क्या उसके लिए बड़े टर्म इस्तेमाल होती है, लफ्ज डॉगमेटिक मेरे दिमाग में आ रहा है लेकिन वो गलत लफ्ज है, थ्योक्रेटिक स्टेट है। देखो तो थ्योक्रेटिक स्टेट है, उसके अंदर जो है नेचुरली पॉलिटिक्स जो है वो रिलीजन ड्रिवन होगी। एक कोई डेमोक्रेटिक है तो वो डेमोक्रेटिक तो एक रिलीजियस स्टेट भी हो सकती है नेचुरली, लेकिन मतलब एक एक्सिस स्टेट है या वैसी स्टेट है जो एक सेकुलर स्टेट है, उसकी जो लॉ मेकिंग होगी, उसकी जो प्राइम रेफरेंस पॉइंट होगा वो रिलीजन नहीं होगा, ठीक है, वो और चीज़ होगी। तो नेचुरली इसलिए दूसरे एक दूसरे से फर्क होते हैं। Jurisprudence is a vast and separate science, and it's treated as an independent discipline, though closely allied to political science. Naturally, क्योंकि execution of law जो है वो political science की domain है, तो आप एक दूसरे से, और making of law भी जो है वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं है। ठीक है जी। अब आ जाता है जनाब अगला सब्जेक्ट जो है पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी। if you know a country's geography you can tell its foreign policy। मतलब ये मैंने पढ़ा था, उससे मतलब नेपोलियन ने कहा था कि अगर आपको किसी मुल्क की ज्योग्राफी का पता है तो आप उसकी पॉलिटिकल जो उसकी फॉरेन पॉलिसी है आप वो प्रोडिक्ट कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं इस बुनियाद के ऊपर, क्योंकि आपको पता ही है कि उसके ऊपर उसके ऊपर जो कंपल्जन्स क्या है। पाकिस्तान जो है हमारी डिप्लोमेटिक कंपल्जन्स जो है हमारी जोग्राफिकल, मतलब एक तरफ अफगानिस्तान बैठा है, एक तरफ जो हमारी जोग्राफिक कंपल्जन है वो गोटावा की या बोटावा की नहीं होगी, जो बोस्निया की नहीं होगी, जो सर्बिया की नहीं होगी, उनकी अपनी होगी, क्योंकि वो अपनी पर्टिकुलर जोग्राफिकल जो है उनकी लोकेशन जो है वो गवर्न करती है। तो जोग्राफी जो है उसका बड़ा बुनियादी ताल्लुक है स्टेट के ऊपर, बड़ा असर डालती है। देर इज एन ओल्ड बिलीफ इन जोग्राफिकल डिटर्मिनेशन ऑफ मैन सोशल एंड पोलिटिकल लाइफ। जिस जोग्राफी में आप रहते हैं, जैसे हमने पहले अर्ज किया था कि ठंडे इलाके, गर्म इलाके, दरिया के करीब, दरिया से दूर, मतलब फॉर एग्जांपल जो पॉलिटिक्स होगी अफगानिस्तान की, जो कि एक लैंड लॉक कंट्री है, क्योंकि वो डिपेंडेंट है अपनी ट्रेड के लिए दूसरी अपनी नेबर कंट्रीज के, वो डिफरेंट होगी टू अ कंट्री दैट हैज अ सी पोर्ट। ठीक है ना, तो ये बड़ा फर्क होता है। They believe that climate, soil, topography, and other geographical conditions directly or indirectly determine the type of government, policy, and national character of the people। मतलब देखिए पाकिस्तान जो है वो एक लोअर रिपेरियन कंट्री है, इंडिया जो है अपर रिपेरियन कंट्री है। तो पाकिस्तान के माल से वजूद में फौरन आने के बाद उन्होंने हमारा पानी रोक लिया, फिर 1960 में आपको अपने 3 दरिया देने पड़े, उनसे 3 दरिया लेने के लिए, और दूसरी चीज़ें। तो मतलब आपकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो बड़ा किरदार अदा करती है। फिर सॉइल कैसा है, फर्टाइल लैंड है, डेजर्ट डेजर्ट है, कैसा है, सहरा है वहाँ पे, तो सब चीज़ें जो है वो बड़ा आपकी जो जोग्राफिकल आपकी जो क्या कहेंगे लोकेशन है, या जो आपके जोग्राफिकल एंडाउमेंट्स हैं आपके पास, सहरा हैं, दरिया हैं, वो सब बुनियादी किरदार अदा करती हैं। Aristotle believed that geography guided political wisdom. Ibn Khaldun also emphasized the effect of geographical environment on politics and history. उसने तो बल्कि डिवाइड भी कर दिया रूरल और अर्बन के दरमियान, इब्न खल्दून ने। It has thus became the basis of the fascist और नाजी racialism in Hitler Germany। उसमें भी यही हुआ था कि उन्होंने कहा था कि जो जर्मन ब्रीड है, जर्मन एरियाज जो हैं वो उसको ऑक्यूपाई करते हैं, आर्यन नस्ल है, और उनको क्लिंस करना है जो नॉन आर्यन नस्ल से। तो उन्होंने क्लीन की थी, जूस को मारा, सिर्फ जूस को नहीं मारा था, उन्होंने दूसरे भी जो जिप्सीज रहते थे उन सबको मारा था नाजीज ने ना। The more a state increases in population, area, industry, sciences, and technology, the more it tends to expand geographically and to influence, dominate or conquer other lands, countries, and nations। ये हिस्ट्री रही है ना हमेशा से कि जैसे जैसे साइज ऑफ द स्टेट या उसकी जो पावर है वो बढ़ती, इस्लामिक जो गोल्डन एरा है, एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम है, वो अरब जो है अरब एरिया जहाँ पेनिनसुला से निकल कर उन्होंने पूरी दुनिया पे हुक्मरानी की। बरतानिया जो कि एक छोटा सा मुल्क था यूरोप का, उसने स्ट्रॉन्ग नेवीज बना के पूरी दुनिया पे हुक्मरानी की, क्योंकि उन्होंने ताकत आती गई, इकट्ठे होते गए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उनका जो था बड़ा सख्त किस्म का था, तगड़ा था, उनके स्टेट इंस्टीट्यूशंस तगड़े थे, पॉपुलेशन जो थी वो होती गई, क्या नाम है, इंडिपेंडेंट होती गई, इनरिच होती गई, बेनिफिट्स लेती गई, तो वो नेचुरली वो भी एक्सपैंड करते गए। तो ये होता है ऐसे कि आपकी ज्योग्राफी। और अमेरिका और ब्रिटानिया की एक और जो उनको फ़ायदा ये था कि अगर आप मैप देखते हैं, इंटरनेशनल वर्ल्ड मैप देखते हैं, तो आप देखेंगे कि ब्रिटानिया जो है वो एक आइसलैंड है,
तो वो नेचुरली है तो यूरोप का हिस्सा है, लेकिन आइसलैंड के जरिए पूरे यूरोप से रहता है। इसी वजह से उनका अपना कल्चर, अपनी वैल्यू सिस्टम, अपना पॉलिटिकल सिस्टम उन्होंने इवॉल्व किया, और उन पे अटैक करना भी थोड़ा सा मुश्किल इस वजह से था क्योंकि वो जोग्राफिकली जुड़े नहीं हुए थे किसी के साथ। इसी तरह अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया से दूर नॉर्थ अमेरिका में बैठा हुआ था, और उसका जो ओन बैकयार्ड वगैरह सारा कुछ, वहां से कोई थ्रेट ही नहीं थी। तो नेचुरली आप खुद देखिए कि पर्ल हार्बर जो कि 1941 में होता है, 1941 के अंदर, जिसके बाद अमेरिका हिस्सा बन गया था उसका क्या नाम है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। उसके बाद जो अगला अटैक अमेरिकन सॉइल के ऊपर होता है वो जाके होता है 2001 के अंदर, मतलब 60 साल बाद वो जो 9/11 का इंसिडेंट होता है। उस दौरान 1960, 61, 62 के अंदर क्यूबा मिसाइल क्राइसिस आया, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, लेकिन वो अटैक नहीं हो सका। लेकिन एक थ्रेट जो थी वो पहली दफा उनके एरिया के अंदर आई, जो क्यूबा के अंदर मिसाइल सोवियत एशिया ने लगा दिए थे। तो ये उनकी जो जोग्राफिकल पोजीशन है वो भी उनकी जो वर्ल्ड सुपर पावर या इंटरनेशनल पॉलिटिकल हायरार्की के अंदर उनको एक हायर प्लेस दिलवाने में इसने ही बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया, जो उनकी जोग्राफिकल प्रेजेंस है। Even a small country with favorable geographical situation can also play the game of a power politics. इंडियन की मिसाल यहाँ पे आप देखिएगा आएगी कि for instance the insular position and its long coastline made England a naval power whose politics and governments were greatly influenced by its nearness and dependence on the sea. ठीक है जनाब, ये हमने बात कर ली, ये हमने अब हमने पढ़ ली है जनाब रिलेशंस विद अदर साइंसेज, पॉलिटिकल साइंस के।